हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आइस की जो जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स। तो सारी टॉपिक हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग एक गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 निकल कर आया है। आपका एक टॉपिक आ चुका है, एक लेसन आ चुका है न्यूज़ इन शॉर्ट में, और रेस्ट ऑफ दी जो टॉपिक है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए आज गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है, जो पहली बार आया था। ये थर्ड वर्जन है, 3.0 है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट वर्जन जो था वो पहली बार 2015 में लाया गया था, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट और इनकरेज करने के लिए हमारे कंट्री में वो भी एकदम फ्री और शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग देना है, और साथ ही साथ मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देना है। यानी कि जो भी बच्चे यहाँ पे स्किल एक्वायर कर चुके हैं उनको यहाँ पे पैसे के रूप में उनको यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको कुछ अवार्ड भी देना है। ओवरऑल आइडिया जो था वो इसलिए था कि लोगों में, बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी को यहाँ पे बूस्ट करना, और इसका एम है कि 24 लाख पीपल को मॉनेटरी रिवॉर्ड करना, वो भी 8,000 हर एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग को। और साथ ही साथ सक्सेसफुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19 लाख कैंडिडेट जो है आज के डेट में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको यहाँ पे स्किल प्रोवाइड किया गया है। फाइन। अब 2.0 जो था वो 2016 से 20 तक चला, इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जियोग्राफिक्स हो गए, और यहाँ पे ग्रेटर अलाइनमेंट देखने को मिला, दूसरे मिशंस के साथ जोड़कर इसको चलाया गया, जैसे कि मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है। इस स्कीम को आप देखो कि 1 ईयर और भी यहाँ पे आपका इसको एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको भी स्किल करने के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइग्रेंट लेबर को स्किल करने के लिए भी यहाँ पे 1 साल इसको एक्सटेंड किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है, जो आप समझ गए हो, कि एक ऐसा इकोसिस्टम लेकर आना जिसमें कि जो हमारे यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड किया जाए। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन जब वो ऑफ कैंपस आप लोग जाते हो अपने इंटरव्यू के लिए, तो आपको समझ में आता है कि जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया, कॉलेजेस में पढ़ाया गया, वो एक्चुअली आपके जब वर्क फील्ड में जाओगे तो वो उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो स्किल की ज़रूरत होती है जॉब करने में, और तो वो चीज़ें हमें कॉलेज में नहीं मिलती है, तो वो जो गैप हो जाता है ना, उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है। साथ ही सपोर्ट किया जाएगा स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देने में, और सस्टेनेबल स्किल सेंटर बनाई जाएगी। और यहाँ पे बेनिफिट हुआ है अब तक, आप देखो क्या ऑब्जेक्टिव है कि 8 लाख यूथ को वो ओवर द पीरियड जो कि 2020-21 एक साल जो एक्सटेंड किया गया है, उसमें 8 लाख यूथ को यहाँ पे बेनिफिट देना है। तो बहुत अच्छी बात है। फीचर देख लेते हैं। बेसिक यहाँ पे स्कीम का फीचर्स क्या है कि स्किल्ड और सर्टिफाइड वर्कफोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो कि सिर्फ यहाँ पे हमारे इंडिया को ग्रोथ के लिए ही नहीं ये कंट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि हमारे इंडिया को एक ग्लोबल स्किल कैपिटल की तरफ भी लेकर चलेंगे। कोर प्रिंसिपल क्या है, मेजर फोकस यहाँ पे अप स्किलिंग, री स्किलिंग पे करना है। जो फ्यूचर स्किल है, जैसे कि हमारा इंडस्ट्री 4.0 है, जिसमें कि हम लोग मशीन की बात करेंगे और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। ऐड ऑन करना है जो भी हमारा गैप रह गया है कोर्स और लैंग्वेज कोर्सेज के बीच में। फोकस करना है ऑनलाइन डिजिटल मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। प्लानिंग करनी है, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान भी होना चाहिए। स्किल गैप सर्वे करना है, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पे आए थे और कितने बच्चों को यहाँ पे स्किलिंग किया गया है, उसके बीच में अगर कोई गैप है तो वो देखना है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा 3.0 में। क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें कि ग्रेटर फोकस यहाँ पे ट्रेनिंग देने में किया जाएगा, वो भी इंडस्ट्रीज़ में। और साथ ही साथ ग्रेटर फोकस यहाँ पे आपका दिया जाएगा यूटिलाइजेशन, जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स, स्कूल है, तो इनका हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे यूटिलाइज उसको बेटर तरीके से करेंगे। साथ ही टारगेट एलोकेशन भी यहाँ पे किया जाएगा, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कुछ अति पिछड़ा जो जिला है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पे भी ध्यान दी जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे भी ध्यान दिया जाएगा। हिली रीजन हो गया, और कोई भी अदर फोकस डिस्ट्रिक्ट रीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है अगर, तो उसको हम लोग सबको इसके यहाँ पे देख के चलेंगे। यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड एज यूजुअल दिया जाएगा। जितने भी बच्चे अगर स्किल्ड होंगे तो उनको सर्टिफिकेट के साथ कुछ पैसे भी यहाँ पे अवार्ड के तौर पे दिया जाएगा। 3.0 में बात करें तो इसका एम है कि फेज़ वाइज इंट्रोडक्शन करना है वोकेशनल कोर्स को स्कूल करिकुलम में। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप देखो कि स्कूल करिकुलम होते हैं, जैसे कि आपका स्कूल में जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, पढ़ाई होते हैं, उसके साथ साथ कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे कि आपको कुछ अगर खेलने में इंटरेस्ट है तो खेलने में आपको सिखानी चाहिए, अगर आपको होम साइंस में इंटरेस्ट है तो उसमें सिखानी चाहिए। किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी चीज़ में, अगर डांस में भी इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उन बच्चों को वो सारी वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। ट्रेनिंग टारगेट है यहाँ पे 3.0 में कि डिमांड ड्रिवन स्कीम होगा, यानी कि जितने लोग यहाँ पे डिमांड करेंगे उस हिसाब से उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और एक स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है। स्टीयरिंग कमेटी है जो कि यहाँ पे आपका
जो MSDE है उनके द्वारा बनाया गया है, एक एपेक्स लेवल है, बोर्ड पॉलिसी डायरेक्शन है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इस स्कीम को 2 कंपोनेंट में आपका यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहले तो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड। इट मीन्स कि ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है और सेंटर ही इसको मैनेज करेंगे। सेकेंड है कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है लेकिन स्टेट इसको मैनेज करेंगे। तो सेंटर के द्वारा जो स्पॉन्सर किया जा रहा है, सेंटर जो मैनेज करेंगे, उसमें सेंट्रल कंपोनेंट होगा जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट व्हाट अबाउट सेकंड, यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर है जो कि स्टेट मैनेज करेंगे, तो इसको स्टेट कंपोनेंट कहेंगे और यहाँ पे स्टेट स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है उनके द्वारा ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कंपोनेंट अगर हम लोग स्कीम्स का देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट जितने बच्चे हैं और अनएम्प्लॉयड है उनको यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। दूसरा है कि रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा प्रायर लर्निंग का, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो कि प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है वो पहले से क्या सीखे हैं, उनके पास क्या स्किल्स है, उनके बेसिस पे उनको किया जाएगा। साथ ही स्पेशल प्रोजेक्ट भी होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का, और ये डिपेंड करेगा कि क्या स्पेशल नीड्स है, यानी कि जोग्राफी या डेमोग्राफी या फिर सोशल ग्रुप्स के आस्पेक्ट में देखा जाएगा कि उनको क्या पर्टिकुलर किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत है, तो वो स्किल यहाँ पे दिया जाएगा। ब्रांडिंग अगर देखें तो इसका एम है कि ग्रेटर विजिबिलिटी हो, यानी कि दिखे कि हाँ हमारे बच्चों में, हमारे यूथ में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। साथ ही कैंडिडेट जो यहाँ पे इनरोल होंगे वो 2 बार से ज़्यादा यहाँ पे इनरोल नहीं हो सकते। इट मीन्स कि ये थर्ड वर्जन है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 बार से ज़्यादा इनरोल नहीं हो सकते, वो भी सेम सेक्टर में। साथ ही अब्सेंट बैलेंस जो यहाँ पे 2.0 का था वो यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा, यानी कि जितने भी बजट एलोकेशंस 2.0 में सेकेंड फेज़ में किया गया था और उसको अब जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल का, जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर के लिए। तो जो भी बजट एलोकेशन वहाँ पे बच गए थे पैसे, उसी पैसे को यहाँ पे भी आपका कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2018 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्या पता फिर से रिपीट हो जाए। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे, बट ये स्कीम है तो स्कीम की नेक्स्ट वर्जन आई है तो मे बी ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो आइए तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। सेकेंड है कि यहाँ पे आप देखो कि ट्रेनिंग दी जाती है सॉफ्ट स्किल की, एंटरप्रेन्योरशिप की, फिनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी की। इसका एम है कि यहाँ पे जो कॉम्पिटेंस है अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स का हमारे कंट्री में, उसको यहाँ पे अलाइन करना है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। तो आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लोग इसको पहले पॉज कीजिए, अपने तरफ से ऑनेस्टली आंसर कीजिए, फिर यहाँ पे मेरी आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार कोशिश करके देखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग ने देखा कि ये जो स्कीम है ये फ्लैगशिप स्कीम है, बट ये किसके अंदर है, स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। तो फर्स्ट जैसे ही गलत हो गई तो आपके पास ये ऑप्शन है, जिससे पता चल रहा है कि सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ इसको यहाँ पे अलाइन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है योजना से, तो योजना की जितनी भी लेसन है उसको प्लीज़ आप लोग इस तरीके से इग्नोर मत कीजिएगा। फाइन, तो इसकी हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 3.0 जो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया गया है, इनको यहाँ पे स्किल दिया जाएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे एम था 24 लाख पीपल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देने का, और सक्सेसफुल कितने हुए, तो 90 लाख कैंडिडेट सक्सेसफुल हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से ये लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे स्कीम्स के साथ इसको अलाइन करके जो है ये आपका लॉन्च किया गया है, इसको काम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपका सर्टिफाइड वर्कफोर्स और जो यहाँ पे स्किल्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल हम लोग, तो नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं। और जाते जाते एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी है तो स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हो। 20 टेस्ट आपको मिलेंगे हर एक संडे, और अब वेंसडे को भी मिल रहे हैं। 4 CSAT के टेस्ट मिलेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो PDF आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और जो लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आप लोग मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोग को इनसाइट IAS की क्विज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा दिसंबर 2020 से मई 2021। तो डेली बेसिस में आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इसके साथ आपको लेना है तो आपको पेमेंट करने की जो मोड है वो भी आप लोग देख सकते हो, और फर्दर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग यहाँ पे मेल ID है, उसमें आप लोग मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये है ऋषिका CH77
resourcepoint@gmail.com। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल मंथ की है। एंड फाइनली आज ये मैगजीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की एक टॉपिक बची हुई है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये 3.0 है, इट मीन्स कि इसका तीसरा वर्जन है। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इट मीन्स कि यहाँ पे फूड से रिलेटेड बातें की जा रही है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए फिर से ये योजना आपका निकल कर आया है। अन्न योजना है, इट मीन्स कि इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी 2 मंथ के लिए। और कब कब के लिए था, तो मई और जून के लिए था। तो ये एक एक वर्ड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अगर स्टेट पीसीएस या कोई और एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी इस तरीके का पूछ लिया जाता है। तो 2 मंथ्स के लिए इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया, और वो भी मई एंड जून के लिए। जिससे क्या है कि जो गरीब लोग और जो नीडी लोग जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था लॉकडाउन के कारण, तो उन सारे की नीड यहाँ पे पूरी हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो माइग्रेंट को और जो पुअर पीपल्स है उनको यहाँ पे सप्लाई किया जाए। फ्री फूड ग्रेन्स यानी कि फ्री में जो है उनको भोजन मिले। जो भी माइग्रेंट लेबर्स थे, जैसे आप देख रहे थे कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, हर जगह से वापस आ रहे थे अपने यूपी बिहार में। अधिकतर आपके जो माइग्रेंट वर्कर है वो वापस आए। साथ ही गरीब लोग भी थे जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वैसे लोगों को काफ़ी दिक्कत सहनी पड़ी। तो वैसे लोगों के लिए जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डिसरप्ट हो चुकी है कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण, तो वैसे लोगों को फ्री में भोजन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या क्या फीचर्स है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक पार्ट था। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम लोग, जिसमें कि सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रहे हैं, और इसमें हर एक तरीके से हम लोग इसमें बात करते हैं। फर्स्ट फेज़ जो इस योजना का था वो अप्रैल टू जून 2020 था, जो कि फर्स्ट फेज़ ऑफ कोरोना था। और सेकंड फेज़ इस बार देखने को मिला, जो कि ये आपका 2020 में ही जुलाई टू नवंबर था। तो हर एक फेज़ याद रखना, फर्स्ट फेज़ 2020 में ही था अप्रैल टू जून, और सेकंड फेज़ आपका जुलाई टू नवंबर रहा, एंड थर्ड फेज़ यहाँ पे मई और जून रहा। ठीक है, इस योजना के तहत आपको देखने को मिलेगा कि 5 kg फ्री वीट और राइस, वीट या राइस यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे दिया जा रहा था, वो भी राशन शॉप से। और 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे दिया गया, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का ये कानून है, उसके तहत जितने भी लोग रजिस्टर्ड है और जितने लोगों के पास राशन कार्ड है, उनको यहाँ पे 5 kg फ्री में राइस या वीट दिया गया। ठीक है, एडिशनल ग्रेन भी दिया जाता था, जो कि यहाँ पे जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पे दी जाती थी। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज की बात करें, तो इसको 2 कैटेगरीज में आपका कवर किया गया है। सबसे पहले है कि अंत्योदय अन्न योजना है, और प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स है। तो अगर फूड ग्रेन्स की बात करें, जो भी खाना वगैरह यहाँ पे इस कानून के तहत दिया जाता था, वो यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में होता है। 5 kg जो दिया जा रहा था वो तो फ्री में दिया जा रहा था, लेकिन इसके अलावा भी जो फूड ग्रेन्स लेना है, जैसे कि आप देखो कि चावल वगैरह कुछ और चने वगैरह कुछ और भी अगर लेना है, तो वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में यानी कि सस्ते दामों पर यहाँ पे दिए जाते थे। जैसे 3 रुपया पर केजी हो गया, 2 रुपया पर केजी हो गया, 1 रुपया पर केजी हो गया, ऐसा भी था। अभी तो फ्री में दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा भी है यहाँ पे कि इतने सस्ते दाम में भी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, जो राइस हो गए, वीट हो गए, या फिर और भी कोई कोर्स ग्रेन्स हो गए। साथ ही अगर फ्री फूड ग्रेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी अगर कॉस्ट हम लोग इस स्कीम के अंदर देखें तो कौन इसको बियर करता है, तो कम्प्लीटली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बियर किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे खर्चे करने के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको कहेंगे हम लोग कि सेंट्रली स्पॉन्सर, नो, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर कहने का मतलब है कि सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, लेकिन खर्चे आप लोग जो है दोनों मिलके करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है, तो ऑब्वियस है कि फूड सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड करने की बात की जा रही है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको यहाँ पे खाना मिलना चाहिए। और इस तरीके के पैंडेमिक सिचुएशन में, ग्रेव सिचुएशन में, उनको यहाँ पे जिनको भी भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो भूखे ना सोए। ये जो आप स्कीम की स्किल्स देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी है, यानी कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इस तरीके का जो हमारे देश में चलाया जाता है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि राशन कार्ड, जो राशन दिया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, देखिए एक पीडीएस सिस्टम होता है
जिसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका फेयर शॉप होता है, उसमें से जाकर जिनके पास भी राशन कार्ड होते हैं वो सस्ते दाम में अपने राशन को परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएस सिस्टम के अंदर अगर हम लोग राशन देखें तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत यहाँ पे 35 केजी राशन दिया जाता है हर एक घर को। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में अगर आप देखो तो जो घर जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है, जिनके यहाँ खाना अधिकतर नहीं हो पाता है, तो वैसे लोगों को पर पर्सन जो है वो 5 केजी राशन दिया जाता है। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आपका 5 केजी राशन जो है वो पर पर्सन दिया जाता है। बट अगर अंत्योदय अन्न योजना के तहत देखें तो 35 केजी राशन जो है वो पर हाउस होल्ड में दिया जाता है। सेंटर का यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें आप देखो कि 5 केजी राशन जो है वो पर पर्सन दिया जा रहा है, सेम जो कि यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड जैसा है। और 5 केजी राशन जो कि पर पर्सन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देखिए दोनों मिलाकर यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये चीज़ें आप समझो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत तो यहाँ पे हर एक घर में 25 केजी राशन जा ही रहा है, लेकिन ये जो स्कीम आपका लाया गया है इसके तहत 5 केजी राशन जो है पर पर्सन के हिसाब से एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा हेल्प मिल जा रहा है लोगों को। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में क्या है कि एक इंसान को यहाँ पे 5 केजी राशन मिल रहा है, बट इस स्कीम के साथ साथ यहाँ पे 2 महीने जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे 5 केजी मिला। इट मीन्स कि एक इंसान को यहाँ पे 10 केजी राशन मिल पाया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हद तक यहाँ पे हेल्प हो पाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे थे कि त्राहिमाम सिचुएशन थी, अभी भी है, लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे की बिज़नेस ठप हो गई है, बहुत सारे कर्जे में चले गए हैं, बहुत सारों की जो जॉब है वो लॉस हो गई है, इनकम घट गए हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आई होप कि सिचुएशन जल्दी से सही हो। और साथ ही साथ ये जो स्कीम है इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम लॉकडाउन के टाइम में स्पेशली जितने स्कीम्स काम किए हैं ना वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये मैगजीन भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं कल हम लोग न्यू मैगजीन के साथ, और मार्च मंथ की भी जल्दी ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे मई मंथ की है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आज देख लेते हैं हम लोग। 2 गवर्नमेंट स्कीम्स है, काफ़ी बेहतरीन है। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि देखेंगे, जो कि पीएम किसान योजना है। एंड देन यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कुछ नया यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम। फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि आप जानते हो कि इसे पीएम किसान कहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि 8 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो फिनेंशियल बेनिफिट दी जाती है पीएम किसान के तहत, वो जितने भी बेनिफिशियरीज फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में जा चुका है। तो ये 8 टाइम्स है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसा कि नाम में ही आपको पता चल रहा है कि किसान की सम्मान के लिए एक निधि, यानी कि जो यहाँ पे आपका कैश इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, इसका एम है कि जो भी फिनेंशियल नीड है सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ के लिए, उनको यहाँ पे एक सप्लीमेंट दिया जा रहा है, जिसमें कि वो बहुत सारे इनपुट्स खरीद सके। अगर किसानों के पास पैसे रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वो बीज खरीद पाएंगे, अच्छे फर्टिलाइज़र खरीद पाएंगे, केमिकल्स जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स वगैरह है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, अगर कीटनाशक वगैरह लग जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारा जो क्रॉप हेल्थ है वो एक प्रॉपर क्रॉप हेल्थ और एक अच्छा ईल्ड हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सके, और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे किसानों के पास पैसे हो। तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। अब इसमें कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो फंड की डिवोल्यूशन हो रही है इस स्कीम के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा हो रही है, 100% फंड, ठीक है। और ये स्कीम आपका 2018 में लाया गया था। फिनेंशियल एड है, यानी कि पैसे के रूप में मदद की जा रही है। 6,000 रुपया दिया जाएगा हर एक साल, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, हर एक 4 मंथ में, ठीक है। यानी कि 4 मंथ में आपका 2-2 हज़ार का 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, और 4 महीने के बीच में ये आपका दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कहने का मतलब है कि ये अगर फार्मर है, ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीच में जो यहाँ पे बिचौलिया होते हैं, जो कि यहाँ पे पैसा खा लेते हैं या फार्मर्स को बेवकूफ़ बनाते, इनकी यहाँ पे काम नहीं है। ओके, साथ ही फार्मर्स फैमिली कहने का क्या मतलब है? फार्मर्स फैमिली कहने का मतलब है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें कि आपके एक हस्बैंड हो, वाइफ हो, माइनर चाइल्ड हो, जो जिनके अपना खुद का एक लैंड हो जिसमें कि वो अपना जो है फसल उगाते हैं, और लैंड रिकॉर्ड उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए उस स्टेट में जिस राज्य में वो रहते हैं और जिस यूनियन टेरिटरीज़ में वो रहते हैं। फाइन, तो इसको कहा गया है फार्मर्स फैमिली। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे किसान हमारे देश के जो है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। कुछ किसान यहाँ पे बाहर भी हैं। तो कौन कौन है? सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर। जो एक इंस्टीट्यूशन के लैंड होल्डर है ना, वो यहाँ पे बाहर है। वैसे लैंड होल्डर है जिनका अपना खुद का जो ज़मीन है उनको यहाँ पे मिल रहा है।
फार्मर फैसिलिटीज़ विथ मेंबर्स, जो कि यहाँ पे इस सारे कैटेगरीज में आप देखो तो इनको बाहर रखा गया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड है। अब यहाँ पे आप समझो कि कोई ऐसे किसान के फैमिली से कोई एक ऐसे लोग हैं जो कि संविधानिक रूप में जो पोस्ट है जितने भी उसके अगर वो मेंबर है तो फिर उनको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। ऑब्वियस है, क्योंकि वो नीडी नहीं होते, उनकी इनकम सैलरी उनको इतना अलाउंस वगैरह इतना सारा फैसिलिटी दे दिया जाता है कि मुझे नहीं लगता और सरकार को भी ये नहीं लगता कि उनको जो है इस तरीके का फिनेंशियल एड की ज़रूरत है। साथ ही वैसे लोग जो कि एमपी एमएलएज हों, यानी कि पहले या आज के डेट में वो मिनिस्टर हैं या पहले या आज के डेट में वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या काउंसिल के वो मेंबर हैं। साथ ही यहाँ पे फार्मर या आज के डेट में प्रेजेंट मेयर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन भी है, तो ये सारे लोग इस लिस्ट से बाहर हैं। साथ ही सर्विंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्योंकि अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ऑब्वियस है कि उनको पेंशन मिल रहा होगा, तो अच्छा खासा आ रहा होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको इस तरीके का 6,000 की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो। साथ ही वर्किंग प्रोफेशनल भी है। अगर मान लीजिए कि किसान हैं, उनके बच्चे जो है या फिर उनके भाई, उनके घर में जो बच्चे हैं वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को भी बाहर रखा गया है। साथ ही पेंशनर भी है। इट मीन्स कि वैसे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पे पेंशन भी मिल रहा है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिल रहा है, तो वैसे लोगों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इट मीन्स कि वैसे लोगों को यहाँ पे 6,000 रुपीज़ नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे लोगों को, किसानों को इस तरीके का बेनिफिट अवेल करना है तो उसके लिए सबसे पहली जो प्रोविज़न यहाँ पे मैंडेटरी है, इट इज़ आधार। आधार मैंडेटरी है और पेमेंट तभी किया जाएगा जब आधार यहाँ पे उस बेनिफिशियरीज का रजिस्टर्ड होगा। साथ ही आप देखो कि एक्सेप्शंस जो है यहाँ पे कुछ राज्य और यूटीज़ को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप देखते हो कि डिस्टर्बेंस रहता है, और 2018 से जब से लाया गया है ये स्कीम और अभी मार्च 2021 तक इस राज्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, तो ये माना जाता है कि उस राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं वो अपना आधार नहीं बना पाए होंगे। जैसे कि आसाम है, तो आसाम में क्या प्रॉब्लम हुई है? आसाम में आप जानते हो कि एनआरसी की प्रॉब्लम हुई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारे लोग, 19 लाख लोग ऐसे थे जो कि इस लिस्ट से बाहर थे। कहने का मतलब है कि एनआरसी में उन्हीं का नाम था जो कि माना जाता है कि एक्चुअल सिटीजन्स ऑफ आसाम है या फिर एक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो कि ये प्रूफ नहीं कर पाए अपने डॉक्यूमेंट्स के कारण, तो उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया और ये डेजिग्नेट कर दिया गया कि दे आर फॉरेनर्स। ओके, तो ये आसाम में ये प्रॉब्लम हुई। तो आप जानते हो कि 19 लाख लोग जो है अभी भी इस एनआरसी से बाहर है, यानी कि उनका आधार कार्ड नहीं बना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेघालय। मेघालय में क्या प्रॉब्लम होती है? मेघालय में आप देखते हो कि कई बार आपको देखने को मिलेगा खासी जयंतिया जो गारो हिल्स के लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड है, ट्राइबल पीपल्स है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो 2019 में ही स्क्रैप आउट हुई है 5 अगस्त को, तो तब से लेकर जो है वहाँ पे कुछ भी शांति नहीं है। अब जाके स्थिति थोड़ी सी स्टेबल हो पाई है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ के लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो आधार नहीं बना पाए होंगे। सो दीज आर द यहाँ पे एरियाज़ है जिनको यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। अगर हम लोग पीएम किसान स्कीम के अंदर देखें, जो फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया ना, स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं एलोकेट किया गया है, ना ही स्टेट वाइज यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फंड दी गई है, मान लीजिए कि 40,000 करोड़ अगर यहाँ पे रखना है तो ये टोटल रख दिया गया है। ऐसा डिवीज़न नहीं किया गया कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि 10,000 करोड़ जो है हर एक राज्य को देना है या फिर 5,000 करोड़ हर एक राज्य को देना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिवीज़न करके नहीं रखा गया है, इकट्ठे यहाँ पर डाल दिया गया है। अब यहाँ पर जिस भी आप कह सकते हो कि हर राज्य में अलग प्रोपोर्शनल होता है किसानों की, और यहाँ पे बेनिफिशरीज का भी अलग प्रोपोर्शन होता है, तो उस हिसाब से काउंट नहीं किया गया है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, इससे आप लोग देख लो कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है किसानों को। तो यहाँ पे जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है, आप देखते हो कि किसानों को उतना फ़ायदा नहीं होता है, वो उनकी इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि खर्चे वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है उनको इनकम नहीं मिलती है। कई बार आप देखते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाती है, इट मीन्स कि अगर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा हो गए, ओले ज़्यादा पड़ गए, तो उससे क्या है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार आप देखो कि स्टोरेज की कमी के कारण जो है बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। कभी कभी आप देखो कि प्राइस हाई होने से भी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में चले जाते हैं फार्मर्स और ह्यूज डेट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। और हमेशा फार्मर्स ये डिमांड करते हैं कि उनके कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू पे देयर इंटरेस्ट और देयर डेट। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है और कई बार आप देखते हो कि फार्मर्स जो है सुसाइड करते हैं। द नंबर ऑफ सुसाइडल केसेस जो फार्मर्स में आप देखोगे ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रही है। तो एक्चुअली चलिए ठीक है, अगर 6,000 रुपीज़ उनको पर ईयर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाली फार्मूला आप कह सकते हो। कई बार आप ये भी सोचोगे कि 6,000 से क्या होगा, बट
ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है हेल्प हो जाएगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली चीज़ों से, ठीक है। साथ ही आप देखो कि लिविंग स्टैंडर्ड में प्रोटेक्शन मिलेगी, एसेट ओनरशिप को प्रमोशन मिलेगा। इट मीन्स कि एसेट ओनरशिप क्या है कि सारे किसान ये सोचेंगे ना कि दूसरे की ज़मीन में काम करने से अच्छा है कि हम लोग अपने खुद का ज़मीन ले लेते हैं, खुद का ज़मीन होगा तो ही सरकार हमें इस तरीके से फ़ायदा देगी। तो सब कोई अपना एसेट बनाने के पीछे भागेंगे, सारे किसान सोचेंगे कि चलो ठीक है अपने रेंट पे काम नहीं करना है, क्योंकि रेंट में उनको कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा होता नहीं है, और उनका खुद का ज़मीन होगा तो उनका खुद का एसेट होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि जो विशियस साइकिल है, इंटरजनरेशनल जो पॉवर्टी है, शायद इसमें ब्रेक हो पाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे देश में जो किसान है वो आज के भी डेट में गरीब है। तो ये जो गरीब किसान की जो प्रवृत्ति हमारे माइंड में बनी है, मे भी ऐसा हो सकता है कि उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी हो जाए, तो ये चीज़ें से हम लोग बाहर निकल सके। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, काफ़ी गोल हमारी यहाँ पे जो टारगेट अचीव करनी है हमें 2030 तक, तो इट मे बी पॉसिबल कि छोटी छोटी बूंदों से ही जो बड़ी सक्सेस मिलती है, तो वो हो सकता है कि टोटल 17 गोल है, तो इट में भी पॉसिबल कि हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी जो भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है कुछ टारगेट अचीव कर सके। साथ ही WTO की कंपैटिबल है, ग्रीन बॉक्स सपोर्ट है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और येलो बॉक्स होती है, ब्लू बॉक्स होती है, सॉरी। तो ये जो 3 बॉक्स हैं इसमें भी आप देखो ग्रीन बॉक्स जिसमें कि एग्रीकल्चर के लिए बात की जाती है, तो इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। इनकम सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है एक तरीके का, जिससे कि क्रॉप न्यूट्रल हो सके। साथ ही आपका प्रोटेक्शन है इनकम लॉस का, जो खेती बाड़ी से जो इनकम लॉस हो जाती है, कई बार आप देखो कि 10,000 अगर इनपुट लगा रहे हैं तो किसान 5,000 भी नहीं कमा पाते, ये चीज़ देखने को मिलता है ड्यू टू वेरियस रीज़न। तो अगर ये चीज़ें हो पा रही है तो चलिए ठीक है कि इनपुट के लिए 6,000 रुपये अगर एक साल में मिल जा रहा है, तो उनका आउटपुट अगर नहीं भी आ रहा है तो कहीं से भी उनका इनकम लॉस वाली जो प्रॉब्लम है वो ना हो पाए। साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस करने का इन केस ऑफ मार्केट फेलियर, मान लीजिए मार्केट फेलियर हो गया, उनका जो फसल है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाया, उतना उनको जो है रिटर्न नहीं मिल पाया, तो इनके रिस्पेक्ट में भी उनका जो एक्सेस है गुड्स और सर्विसेज का वो बेटर तरीके से हो पाएगा। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहा गया है PM किसान के स्कीम में, तो काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज़ अबाउट दिस स्कीम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्कीम के बारे में क्या होता है ना, कि जो एकदम से फ्रेश स्कीम होते तो UPSC उस पर उसी साल क्वेश्चन पूछ लेती है, लेकिन अगर स्कीम्स लंबे समय के लिए होता है और थोड़ा उसको देख समझ के जो है वो नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। रिसेंटली आप देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये एम किया गया है कि 10 मिलियन मोर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, LPG और कुकिंग गैस जिसे कहते हैं, ये हम इनको जो है लोअर इनकम हाउस होल्ड को प्रोवाइड करनी है। एक्चुअली ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसमें कि बात रखा गया था कि फ्री LPG कनेक्शन देना है, वो भी विमेन के नाम पर, और वैसे विमेन के नाम पर वैसे फैमिली को जो कि BPL हाउस होल्ड के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तो वो लोग क्या होता है ना कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते, काउडंग का इस्तेमाल करते, लकड़ियों का इस्तेमाल करते, उससे झोंक झोंक के वो लोग खाना बनाते हैं, जिससे इंडोर पॉल्यूशन बहुत होता है, और विमेन की हेल्थ और जो बच्चे की हेल्थ है और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए काफ़ी घातक होता है। इट मे बी पॉसिबल कि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से निजात लाने के लिए, और हमारा पोल्यूशन भी बढ़ते जाता है, तो सरकार के द्वारा ये मुहिम लाई गई है। साथ ही साथ आप देखो कि इससे क्लीन फ्यूल टू वुमेन ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ जो है उसको भी टैकल की जाएगी, और यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि विमेन के नाम पे ये गैस सिलेंडर दी जा रही है, तो यहाँ पे प्रमोट होगा विमेन एम्पावरमेंट। इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या होगा, इससे आप देखो कि जो हेल्थ डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आप लोग देखो कि लकड़ियों को जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पेड़ पौधों को काटा जाता है, क्योंकि उनको लकड़ियाँ चाहिए, खाना बनाना ही है, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है। काफ़ी बच्चों में जो डेथ देखने को मिलता है, प्री मैच्योर डेथ, तो ये भी कम हो पाएगा, विमेन में भी कम हो पाएगा, क्योंकि आप देखो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिलेंडर मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होगा, तो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो है आप देखो कि हमारे यहाँ स्टोव्स, रेगुलेटर, गैस हाउस, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में बनेगी, और ये हमारे देश के लोगों को यहाँ पर मिलेगा। सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये स्कीम जो आपका चलाया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। इस स्कीम के अंदर जो न्यू बेनिफिशियरीज होंगे वो यहाँ पे होल्डर्स होने चाहिए, उनके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। बट यहाँ पे नोट कीजिए कि यहाँ पे आपका मैंडेटरी नहीं है। सो अगर मैंडेटरी यहाँ पे लिख दिया गया तो आप समझिएगा, थोड़ा बचिएगा कि नहीं यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कहाँ है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो PM किसान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यू बेनिफिशरीज जो है उनके पास राशन कार्ड और आधार होना चाहिए,
और वो खुद को ही डिक्लेयर करे कि सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू वो बताए कि वो गरीब है, वो बीपीएल के नीचे आते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था कि ये सिर्फ एक्सटेंड किया गया था कि ओनली यहाँ पे बीपीएल फैमिलीज़ के लिए, और इन्फॉर्मेशन जो है वो बीपीएल जो लिस्ट बनता है डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार के द्वारा जो प्रिपेयर किया जाता है, उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है, कोई भी लोग अगर बीपीएल के में रजिस्टर्ड है राज्य सरकार के साथ, तो उन्हीं को ये मिलता था। बट अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया, लोगों को खुद आकर बताना होगा और उनको 2 प्रूफ दिखाना है, राशन कार्ड एंड आधार, और उसी के बेसिस पे उनको बताना है कि वो गरीब है, वो बीपीएल फैमिली के नीचे आते हैं, उनको यहाँ पे गैस सिलेंडर देना है। ठीक है, साथ ही जो विमेन एप्लीकेंट है उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको पता है इस स्कीम को लाने से पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया था। जनधन योजना जिसमें कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में यहाँ पे विमेन के नाम पर हर किसी का बैंक अकाउंट ओपन हो रहा था, और ये था जस्ट फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो सब्सिडी दी जाती है एलपीजी गैस सिलेंडर यहाँ पे खरीदेंगे तो उससे जो सब्सिडी दी जाती है जाए। साथ ही साथ एलपीजी कनेक्शन जो है ये आपका एडल्ट वीमेन जो उस फैमिली में सबसे बड़ी वीमेन होंगी उनके नाम पे ये दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो पैसे दे रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी आपको नोट करने की ज़रूरत है, हियर नॉट स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही कंज्यूमर जो है उनके पास ऑप्शन होगा कि वो गैस स्टोव को परचेज कर सकते हैं और जीरो इंटरेस्ट ईएमआई, जीरो इंटरेस्ट और जो ईएमआई है उसमें वो रिफ़िल भी करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एलपीजी सिलेंडर आपको पता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाती है तो उसको रिफ़िल कराने के लिए जो है वो, तो ये पूरी बात रही यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सो ये 2 यहाँ पे स्कीम थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़नाइज की करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ की है। तो चलिए करें, आज हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे। एक ही गवर्नमेंट स्कीम से लेकिन काफ़ी बेहतरीन है जिसका नाम है जियो पारसी स्कीम। दिस स्कीम वाज फॉर पारसी कम्युनिटी। तो अभी क्या ये न्यूज़ में है, किस लिए है, ये पूरी बातें हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड इसकी फीचर्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीज़नाइज की टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे टोटल आपको 24 टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट फ्रॉम जीएस पेपर एंड 4 टेस्ट फ्रॉम सीसैट पेपर। तो आप लोग परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके आप लोग पता कर सकते हो। अगर फिर भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून मंथ की यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। एक ही स्कीम है तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। जियो पारसी स्कीम, तो जियो पारसी स्कीम है क्या? एक्चुअली कोविड-19 को देखते हुए जो पारसी कम्युनिटी है ना, उनका रिकॉर्ड देखने को मिला कि 61 बर्थ्स असिस्ट थ्रू द जियो पारसी स्कीम, यानी कि जियो पारसी स्कीम यहाँ पे पारसी कम्युनिटी के लिए लाया गया था और ये कोविड-19 के टाइम में 61 बर्थ यहाँ पे हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की? ऑब्जेक्टिव है कि जो यहाँ पे पारसी कम्युनिटी की, जो पारसी पॉपुलेशंस की जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पे देखना है और साइंटिफिक प्रोटोकॉल के साथ और एक स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस के साथ यहाँ पे इन पारसी पॉपुलेशंस को जो है इनकी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको रोकना है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम लोग देखें पारसी कम्युनिटी का, तो यहाँ पे बिलो 1 हो चुका है, यानी कि 1 से भी यहाँ पे नीचे गिर चुका है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक पारसी विमेन के पास अगर टोटल चाइल्ड देखें तो वो यहाँ पे लेस देन 1 है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ़ विमेन के पास कितने नंबर ऑफ़ चाइल्ड है। ठीक है, तो ये आप देखो कि एक विमेन के पास जो है ना 1 से भी कम बच्चे बचे हुए हैं, तो ऐसा आप लोग कह सकते हो। 31% जो पारसीज़ है आर ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स है और मोर देन 30% जो पारसीज़ है वो नेवर मैरिड है, यानी कि अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की है। तो शादी नहीं की है इट मीन्स कि उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो पारसी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इस तरीके की स्कीम लाई गई है। इट मीन्स कि आप लोग ये समझ सकते हो कि यहाँ पे पारसी एक कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है और ये डिक्लाइन नहीं होने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, और इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोविड-19 के टाइम में देखने को मिला है कि 61 न्यू बर्थ यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें साइलेंट फीचर्स की तो मेनली ये समझते हैं, सबसे पहले जो ये स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम में दिया जाएगा, नो कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो आपकी स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आती है और इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो परजौर जो फाउंडेशन है उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बॉम्बे पारसी पंचायत की हेल्प से
साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारी सोसाइटीज़ है, अंजुमन्स है, पंचायत ऑफ कम्युनिटी है जो कि काफ़ी कंसर्न है और लेस देन 3 ईयर्स से है, तो वो भी यहाँ पे ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप समझो कि ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये एनजीओ हो गए, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ है जो कि मिलकर काम कर रहे हैं। टारगेट ग्रुप क्या है? तो टारगेट ग्रुप आप लोग जानते हो कि सिर्फ यहाँ पे पारसी कम्युनिटी के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई है। इट मीन्स कि जो पारसी मैरिड कपल्स है ना, चाइल्ड बियरिंग एज है, तो वो यहाँ पे यानी कि उनका अगर इस तरीके का एज हो चुका है कि वो बच्चा कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे कोई अडल्ट हो, यंग मैन हो, वुमेन हो, एडोलेसेंट बॉय गर्ल हो, अगर वो उनको किसी भी तरीके की डिजीज़ हो गई है जिससे कि मीन्स विद कंसेंट ऑफ पेरेंट और लीगल गार्जियन, तो वो भी यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो है आ सकते हैं। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट है एंड 3 कंपोनेंट क्या है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एडवोकेसी, सेकंड वन इज़ हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। एडवोकेसी में क्या क्या है? एडवोकेसी में है कि अगर मान लीजिए कि कोई कपल है, तो कोई कपल है ना, तो उनकी काउंसलिंग करनी है। यानी कि अगर वो इनफर्टिलिटी है, बच्चा हो नहीं पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, या शादी में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली से कुछ इश्यूज़ है, एल्डरली है कोई भी, तो उनको काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे जो है बातें रखी गई है। साथ ही साथ डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि एक यहाँ पे वेबसाइट बनाई गई है जिससे कि जो पारसी कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन है उनको देखा जाएगा, पारसी कम्युनिटी की जो टोटल डिटेल्स है उनको यहाँ पे रखा जाएगा और उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट्स के थ्रू यहाँ पे टैकल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए और यहाँ पे पेरेंटिंग करने के लिए, ड्रग अवेयर के लिए और सेल्फ इमेज के लिए, यानी कि एडवोकेसी किया जा रहा है। ओवरऑल जो पारसी कम्युनिटी है ना, आप कह सकते हो कि उनके ग्रूमिंग के लिए यहाँ पे काम रखा गया है। साथ ही हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है चाइल्ड केयर सपोर्ट और क्रेच जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। क्रेच फैसिलिटी क्या होता है कि जैसे कोई वुमेन है, अगर वो न्यू चाइल्ड बॉर्न उनका हुआ है, नया नया बच्चा है, तो अगर वो जॉब करने जाती है तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उनके बच्चे के लिए भी एक जगह हो जहाँ पे वो बच्चों को रख सके और उन वहाँ पे उन बच्चों का केयर हो और फिर जो उनकी मदर है वो अपना आराम से ड्यूटी कर सके। तो चाइल्ड केयर सपोर्ट, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पे पूरी तरीके से केयरिंग होनी चाहिए। चाइल्ड और जो चाइल्ड केयर सपोर्ट है वो यहाँ पे पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके का आप देख सकते हो कि हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। व्हाट अबाउट मेडिकल असिस्टेंस? मेडिकल असिस्टेंस में यहाँ पे है ART। ART क्या टेक्नोलॉजी है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो नेचुरल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, अगर कोई भी विमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बट उस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, विमेन अगर कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप समझो कि हमारा मेडिकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिससे क्या होता है कि लैब में ये आपका, जैसे मेल पर्सन की जो स्पर्म होती है और विमेन की जो ओवरी होती है, उसको लैब में इसको फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइज़ कराया जाता है, तो इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि ये भी आपका प्रावधान रखा गया है। साथ ही इंट्रा सिस्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आप कह सकते हो। तो ये इंजेक्शन के थ्रू जो है स्पर्म को ओवरी तक पहुंचाया जाता है महिलाओं के अंदर, तो ये भी काम किया जाता है। कुछ और भी आपके मोड्स हैं जिसके थ्रू जो है ये जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रोसेस है वो आज के डेट में टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हो रहा है, तो ये भी बात यहाँ पे रखी गई है। और साथ ही साथ सरोगेसी भी यहाँ पे रखी गई, एक मेडिकल असिस्टेंस जब भी अगर किसी को ज़रूरत हो। कहने का मतलब है कि अगर विमेन जो है अगर उनके पेट में अगर बच्चा नहीं अगर वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही है और या तो उनकी प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ तक सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो एक सरोगेसी का भी यहाँ पे आपका प्रावधान है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि किराए की कोख कोई और विमेन रहेगी, लेकिन उनका बच्चा उनका नहीं रहेगा, बच्चा किसी और कपल का रहेगा, लेकिन वो अपने कोख में रख सकती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है जो कि आज की डेट में हमारे देश में सारी चीज़ें लीगल है, तो ये भी यहाँ पे इन कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात की गई है। साथ ही जो फर्टिलिटी इश्यूज़ है उसको भी डील किया जाएगा। फिनेंशियल असिस्टेंस, इट मीन्स कि आप जानते हो कि ये सारे टेक्नोलॉजी अगर आप आजमाओगे तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है, इवन हम लोग सिर्फ पारसी कम्युनिटी की अगर बात करें तो इनके पास इतना ज़्यादा नहीं इनकम हो पाता है जो कि ये खर्च करे, या फिर होता भी है तो लोग इतना खर्च करना चाहते नहीं हैं।
तो उनको यहाँ पे पैसे के रूप में मदद की जाएगी और डिटेक्ट किया जाएगा कि इनफर्टिलिटी क्यों है, काउंसलिंग की जाएगी या फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी की जाएगी जो मैरिड कपल्स हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, तो वो सारा प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये मैंडेटरी है ना कि यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रीट करेंगे, यानी कि इंटायर ट्रीटमेंट प्लान जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल बताएंगे पेशेंट को बिना किसी ट्रीटमेंट लेने से पहले। यानी कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके का कोई भी कपल को ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस जो है ये प्रोसेस करानी है, तो इससे पहले जो है पूरी तरीके से हॉस्पिटल आपको डिटेल बताएंगे। ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट करते जाएंगे और 1 स्टेप 2 स्टेप के बाद आपको बताएं कि अब 3rd स्टेप क्या होगा। नहीं, पहले ही आपको पूरी तरीके से प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि हाँ ये आफ्टर 9 मंथ्स के बाद जब बेबी बॉर्न होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो इसमें क्या क्या होगा, एवरी स्टेज जो है किसी कपल के सामने वो क्लियर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कपल को लगता है कि वो इस तरीके का प्रोसीजर लेना चाहते हैं, वो इस तरीके की जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो लेंगे। तो ये मैंडेटरी है किसी भी हॉस्पिटल के लिए कि वो पूरी ट्रीटमेंट के बारे में जो है अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बता दे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि बहुत बेहतर तरीका यहाँ पे रखा गया है, जिससे कि आई डोंट थिंक कि कोई भी कम्युनिटी को इस तरीके से प्रॉब्लम भी होगा, है कि नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड की अगर बात करें तो फंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अब आप जानते हो कि डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, और अब तो सरकार जो है यहाँ पे डायरेक्ट हर किसी के खाते में ही यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी फार्जर फाउंडेशंस का। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको असेस भी किया जाएगा, और इस स्कीम का जो इवोल्यूशन है उसको भी यहाँ पे देखी जाएगी। मॉनिटरिंग जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ही यहाँ पे लिया जाएगा, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। सो जियो पारसी स्कीम का आप यहाँ पे पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो एक बेटर तरीके का हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग प्रोवाइड करें, तो इसी तरीके से हम लोग अगर अपने देश में पूरे जो वल्नरेबल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, या फिर जो हर एक वीमेन है उनको अगर इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हमारे देश में इस तरीके कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ से प्रॉब्लम होगी। ओके, तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।